हम अपने अगले सेशन को आगे बढ़ाएंगे। हमारा अगला सेशन में हमारे जो मॉडरेटर हैं वो निधि श्रीवास्तव जी रहेंगी। प्लीज़ आप स्टेज ले लें। जो हमारे गेस्ट हैं वो मिस्टर राधाकृष्ण त्रिपाठी जी हैं, जो कि सीनियर मीडिया एडवाइज़र हैं स्टेट वाटर एंड सैनिटेशन मिशन के। दूसरे हमारे गेस्ट आलोक सिंह जी हैं, जो कि रोड सेफ्टी एक्सपर्ट हैं और एक इन्वायरमेंटलिस्ट हैं। तीसरे जो हैं वो संदीप पंकज जी हैं, जो आरटीओ एनफोर्समेंट लखनऊ में हैं। आप सभी गेस्ट को मैं प्लीज़ स्टेज पे बुलाना चाहूँगी। प्लीज़ तालियों से आप इनका स्वागत करें स्टेज पर। इस सेशन को हम आगे बढ़ाएंगे। ओवर टू यू, प्लीज़ टेक द सेशन। थैंक यू। बहुत बहुत स्वागत है आप तीनों का हमारे इस सेशन में। साथ ही अगर हम बात करते हैं श्री आलोक सिंह जी से, जी, भारत में सड़क दुर्घटनाओं से का जो मुख्य कारण है, इसका क्या कारण होता है? इसका मुख्य कारण है कि नियम तो बनाए गए हैं, लेकिन उनका इन्फोर्समेंट जो है, अनुपालन जो है वो नहीं हो रहा है। अच्छा। मैं तो कहूँगा नियम में हमने एक व्यवहारिक अप्रोच भी नहीं ली है, पॉलिटिकल अप्रोच भी नहीं ली है। जी। जैसे मैं समाज में काम करता हूँ, एम्बुलेंस चालक हैं और एम्बुलेंस गाड़ियाँ हैं, चाहे स्कूली गाड़ियाँ हैं, जी जी, और उनके लिए जो मानक बनाए गए हैं, जैसे एक स्कूली गाड़ी के लिए, एक वैन के लिए जो मानक बनाए गए हैं, वो बहुत ही स्ट्रिक्ट मानक बना दिए गए हैं। जी। तो ब्यूरोक्रेट्स ने तो अपना काम किया, उन्होंने अपने को सेव कर लिया, इस तरह के मानक बनाए कि कोई उनपे कभी कोई उंगली ना उठा सके, लेकिन उसमें थोड़ी व्यवहारिकता होनी चाहिए। जी। और आपको मदद करनी चाहिए उन स्कूल वाहनों को जो बच्चों को स्कूल ले जा रहे हैं, और तो उनको अगर आप कहेंगे कि आप उसमें आप सिलेंडर भी रखिए, फायर एक्सटिंग्विशर भी रखिए, आप इतने 4 बच्चे ही बैठा पाएंगे, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं। जी जी जी, तो वो उनके लिए संभव नहीं है। जी। और ऐसे नियम बनाने ही क्यों जिसका जो है हम अनुपालन ही ना करा सके। जैसे उनको बोला गया है कि आपको जीपीएस लगवाना है, ये बहुत पहले से चला आ रहा है, और कहीं आंकड़ों में आप देखेंगे तो हो सकता है कि आपको ये दिखे कि जीपीएस लगा हुआ है, लेकिन सच्चाई ये है कि 80% 90% स्कूल व्हीकल्स में जीपीएस नहीं लगा है। जो गाड़ियां, जो स्कूली गाड़ियां स्कूल ओन्ड हैं जी, वो तो तब भी हैं, लेकिन जो इतनी सारी वैन्स चल रही हैं या जो कॉन्ट्रैक्ट पे गाड़ियां हैं, उस पर जीपीएस नहीं है। तो हमें उनको मदद करनी है, ना कि हम उनको कभी भी रैंडम चेकिंग में पकड़ लें, फिर उनका जो है वो होता है। तो इस तरह से कोई ऐसी प्रक्रिया बनानी चाहिए जो सतत चलती रहे और उसका अनुपालन अपने आप स्वयंता होता है। ऐसा ना हो कि हम बीच में एक साल में एक महीने के लिए रोड सेफ्टी मंथ चले और तब हम उनकी रैंडम चेकिंग करें, ऐसा ना हो। ये प्रक्रिया सतत चलनी चाहिए। अगर हमने मानक बनाए हैं तो बिना उन मानकों का पालन किए कोई भी गाड़ी हमारे बच्चों को स्कूल नहीं ले जानी चाहिए, अगर आपने मानक बनाए हैं तो। और आपने मानक ऐसे बनाए हैं कि ठीक है, मानक बना दिए हैं, लेकिन तब भी चलती रहेंगी, तब तो कोई चीज हो नहीं पाएगी। जी। इसके पहले हम चलते हैं आलोक जी आपके पास। सड़क सुरक्षा की बात हम कर रहे हैं, तो किस तरह की सड़क सुरक्षा की व्यवस्था की गई है और किस तरह के कानून बनाए गए हैं सड़क सुरक्षा को लेकर? मैं पहले थोड़ा सा ड्राइविंग लाइसेंस की बात करते हैं। हाँ, उसकी बनाने की प्रक्रिया की बात करूंगा। अगर हम लखनऊ को लें तो हम ये देखते हैं कि अब जैसे इन्होंने ऑनलाइन कर दिया है, वो सही तरीका नहीं है। मैं अमेरिका में भी रहा, बहुत सी बुराइयां हो सकती हैं अमेरिका में, लेकिन कुछ चीज़ें बहुत अच्छी थी, जिसमें ये एक प्रोसेस बहुत ही अच्छी थी। आपको जाके कंप्यूटर पे खुद टेस्ट देना होता था, उसके लिए उन्होंने बहुत सारे ऑफिसेज बनाए थे। यहाँ पे क्या है कि 2 ऑफिस हैं आरटीओ, और वहाँ पे आप जानती हैं कितनी क्राउड रहती है, कितनी भीड़ रहती है। तो हमें सबसे पहले जगह जगह ऐसे सेंटर बनाने चाहिए। अगर मान लीजिए कि 20 से 25 ऐसे सेंटर होंगे तो लोग अपने आसपास जाके और टेस्ट दे लेंगे, ना दलाल की जरूरत, ना किसी की जरूरत। ऑनलाइन भी हमने देख लिया है कि वो फेल हो गया है, उसको उन्होंने सॉफ्टवेयर के माध्यम से कोई और टेस्ट दे रहा है और कोई और बैठ रहा है, ये चीज जो है प्रूव हो चुकी है। तो ये हमें करना चाहिए कि हमें वो बढ़ाने चाहिए। दूसरा, अगर आप देखेंगे जब एक्चुअल ड्राइविंग टेस्ट देने की बात आती है, तब हमारे पास कोई यहाँ प्रॉपर प्लेस नहीं है। सर हैं, मैं कहना चाहूंगा कि यहाँ प्रॉपर प्लेस नहीं है। पहले एक थी भी, तो वो भी ऑक्युपाइड हो चुकी है, जबकि हमारे पास तो ऐसे 4, 5, 6, 7 मैदान होने चाहिए जहाँ पे ये क्योंकि बहुत बड़ी चीज है। रोज एक्सीडेंट से जितने लोग मर रहे हैं उतने किसी और चीज से नहीं मर रहे हैं, किसी और घटनाओं से नहीं मर रहे हैं। और आप देखें तो हॉस्पिटल में भी, जैसे मैंने लखनऊ का ही आंकड़ा निकाला था, जो 70% लोग हेड इंजरी से जा रहे हैं हॉस्पिटल में, वो रोड एक्सीडेंट से ही उनके हेड में इंजरी है। तो हमें प्रॉपर ऐसे बनानी चाहिए, जगह बनानी चाहिए, स्पेस देनी चाहिए जहाँ पे कि प्रॉपर ड्राइविंग टेस्ट हो सके, लेकिन वो भी नहीं हो रहा है। और एक बात मैं कहना चाहूँगा
कि आप भी, हम में से कोई भी सड़क पे निकलता है, हाईवे पे निकलता है, तो हम देखेंगे कितनी ही ट्रक होंगे, कितनी गाड़ियां होंगी, कितने डाले होंगे कि पीछे की लाइट खराब है। जी जी जी। और हम देख रहे हैं, लेकिन हम कुछ नहीं करते हैं। ये काम एज ए सिटीजन मैं किसी से जाके नहीं लड़ सकता हूँ, हम करते भी हैं, जाते भी हैं, लेकिन उसका कभी कभी हमें उल्टा भी सुनना पड़ता है। लेकिन ये काम तो गवर्नमेंट का है। मैं ये मानता हूँ, मैं थोड़ी बिल्कुल ही अलग बात कर रहा हूँ, मैं ये मानता हूँ भ्रष्टाचार है, खूब है, ट्रैफिक पुलिस एनफोर्समेंट पे सब नहीं, लेकिन बहुतायत लोग पैसा लेते हैं, गाड़ियां छोड़ देते हैं। मैं बिल्कुल अलग बात करना चाहता हूं, ये हमारे समाज की विडंबना है और एक हम लोग का भी एक पाखंड है कि अगर हम लोग सरकारी अधिकारियों की, कर्मचारियों की तनख्वाह बढ़ाने की बात करते हैं तो एक समाज भी कहता है कि क्यों बढ़ाएं। लेकिन मैं मानता हूं कि खूब तनख्वाह बढ़ा देनी चाहिए, इंसेंटिव बेस्ड सैलरी होनी चाहिए, और जिससे कि ये करप्शन जो है, बिल्कुल भ्रष्टाचार जो है, जिससे, क्योंकि इससे पूरा समाज प्रभावित हो रहा है। जो लोग करप्शन करते हैं उन्हीं का परिवार भी उससे प्रभावित होता है, लेकिन वो समझते नहीं इस बात को। तो मैं ये चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि फिर से एक पे कमीशन बैठाई जाए, सैलरी रिव्यू की जाए और सैलरी अच्छी खासी तरीके से बढ़ा दी जाए, और बाकी और चीजों पे बिल्कुल लगाम लगाने का हमारा वो होना चाहिए। ये एक बात मैं कहना चाहता हूं। जी आलोक जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि सड़क दुर्घटना की हम बात कर रहे हैं, तो वो उसके लिए जो हेलमेट अनिवार्य किया गया और सीट बेल्ट अनिवार्य की गई, इसकी अनिवार्यता से कितना सहायक हुआ है ये दुर्घटना रोकना? देखिए, अनिवार्यता से कुछ ना कुछ तो प्रभाव आया ही है। बिल्कुल। लोगों में जागरूकता भी बढ़ी है, लेकिन अभी भी चाहे उसको आप मूवीज का प्रभाव कहें, जिसमें दिखाया जाता है कि बाहुबली जो है वो चल रहे हैं और कोई पहना नहीं है और इस तरह के स्टंट दिखा रहे हैं, और जो पिक्चरों में दिखाया जाता था वो अब असल समाज में भी हमें देखने को मिल रहा है कि जो हमारे लीडर्स हैं जी, सबको नहीं कहूंगा, लेकिन जो हमारे लीडर्स हैं उनमें और उनके जो अनुयायी हैं, उनके साथ चलने वाले, उनमें भी ये कल्चर पाया गया है, जो ये वीआईपी कल्चर हमें जिसे बार बार बोलते हैं कि रूल्स को फॉलो ना करना। और जब वो रूल फॉलो नहीं करते हैं तो फिर कहीं ना कहीं उसका प्रभाव और लोगों पर भी पड़ता है। बिल्कुल। जैसे मेरा हमेशा मानना रहा है कि ट्रैफिक जैम की जब हम समस्या की बात करते हैं, अभी तक हम ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करेगा। पिछले 15 साल से मैं यहाँ देख रहा हूँ कि जब तक समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी और भाजपा पार्टी कार्यालय के सामने अगर आप ट्रैफिक जाम नहीं दूर कर सकते हैं तो आप भूल जाइए कि कहीं भी आप ट्रैफिक जाम हटा सकते हैं। ये मेरा मानना है, क्योंकि शुरुआत वहीं से होती है। और सीट बेल्ट की आपने बात कही, बिल्कुल उससे प्रभाव पड़ रहा है। एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा, मैंने एक प्रपोजल दिया था यूपी गवर्नमेंट को बहुत पसंद आया कि मैंने जो एक्सप्रेस वे वगैरह पे एक्सीडेंट होते हैं, हाईवे पे, वॉल्वो पे या बसों में जो एक्सीडेंट होते हैं, बस में आपने देखा होगा सीट बेल्ट अनिवार्य नहीं है। सीट बेल्ट अनिवार्य है खाली M1 कैटेगरी, M1, M2, M3 ऐसे करके कैटेगरियों का वो बनाई गई हैं। उसमें M1 कैटेगरी जिसमें 7+1 7 लोग बैठे हैं, एक ड्राइवर है, उसी में सीट बेल्ट अनिवार्य है, बनाना मैन्युफैक्चरर को, अदरवाइज नहीं है। अगर मैं चाहूं कि मैं बस में सीट बेल्ट लगाऊं तो मेरे पास सीट बेल्ट नहीं है। तो इसी के लिए मैंने पूरा एक प्रपोजल भेजा था जो यूपी गवर्नमेंट को पसंद आया 2021 में, और इन्होंने इसको फॉरवर्ड किया सेंट्रल गवर्नमेंट को। लेकिन हम जैसे लोग जो ईमानदारी से काम करते हैं वो वहीं के वहीं अटके रहते हैं, आगे बढ़ नहीं पाते हैं। तो उस पर आगे वहां कुछ नहीं हुआ, मैंने फॉलोअप करने की कोशिश करी। जबकि अगर वो कर दिया जाए तो सबसे पहला जो इम्पैक्ट होता है आपका हेड ऑन, वो आप उछलते हैं, आप सीधे ऊपर जाके आपका सर लगता है आपको। अगर सीट बेल्ट रहेगी तो वो नहीं होगा। तो आपके माध्यम से मैं ये कहना चाहूंगा कि सरकार इसके बारे में भी सोचे। और एक और चीज मैं कहना चाहता हूं कि जितना ही प्रचार प्रसार हो रहा है उसमें जो आरटीओ विभाग है, परिवहन विभाग है, उनके कर्मचारियों को भी ट्रेनिंग देना बहुत अनिवार्य है। क्योंकि ये पाया गया है, मैंने सर्वे किया है, यहाँ नहीं और भी आरटीओ विभागों में, कि कुछ मैंने चीजें पूछी, जैसे मैंने ब्लाइंड स्पॉट के बारे में पूछा, ब्लैक स्पॉट के बारे में पूछा। ब्लाइंड स्पॉट मैं दावे से कह सकता हूं कि 97% इंडिया की जनता को नहीं मालूम है। और मैं आपके माध्यम से बताना भी चाहूंगा, ब्लैक स्पॉट तो हम लोग जानते हैं कि जैसे टर्निंग पे अंधा वो होता है ना, जैसे हमें उधर दिखा नहीं, वो तो हो गया आपका ब्लैक स्पॉट। ब्लाइंड स्पॉट होता है जब आप गाड़ी चलाते हैं, कार चला रहे हैं, तो जो आपका सामने जो मिरर है और जो साइड वाला मिरर है, जब दो गाड़ियां बिल्कुल आसपास होती हैं तो एक ऐसी पोजीशन बनती है कि ना पीछे वाली जो गाड़ी है ना आपको उस मिरर में दिखाई देगी ना उस मिरर में दिखाई देगी जी। उसको हम बोलते हैं ब्लाइंड स्पॉट, मतलब मिरर ब्लाइंड हो जाता है। जैसे हम लोग बिल्डिंग बनाते हैं, पिलर्स बनाते हैं, तो पिलर के पीछे हमें कुछ नहीं दिखाई देता, वैसे जब हम गाड़ी बनाते हैं वो भी एक तरह से पिलर्स पे बनी है जी। तो कुछ ऐसे स्पॉट्स होते हैं जो पिलर्स के पीछे हमें नहीं दिखाई देते हैं। और ये बात 97% लोगों को नहीं मालूम है।
एक्सप्रेस वे में लोग गाड़ी ऐसे देखते हैं मिरर में, गाड़ी टर्न कर देते हैं, जबकि गाड़ी बिल्कुल बगल में लगी होती है और एक्सीडेंट हो, लोगों को पता नहीं चलता है कि हमसे एक्सीडेंट हुआ क्या, लेकिन हुआ इसलिए क्योंकि आपको नहीं पता था। तो उसका एक सिंपल तरीका है कि आप इसमें देखें और एक बार ऐसे मुड़ के देखें, पीछे भी बस देखें। ये पहले 25 साल 30 साल पहले जब एसी वेसी ज्यादा नहीं होता था तब लोग तब भी देख लेते थे, तो वो, लेकिन अब ये मेजर एक्सीडेंट का रीजन है जिसपे गडकरी साहब, मेरे को बहुत अच्छा लगता है कि उनको इस बारे में वो बहुत बोलते हैं, लेकिन और कहीं मैंने नहीं देखा। मैंने यहाँ सर्वे किया, डिपार्टमेंट में 99% लोगों को इसके बारे में नहीं पता था। दूसरा ये कि जैसे स्कूलों में हम कहते हैं आजकल बच्चों को पाठ्यक्रम में पढ़ाया भी जा रहा है, लेकिन बच्चों से ज्यादा उनको पेरेंट्स को हमें पढ़ाना जरूरी है। कभी कभी ऐसा भी होना चाहिए कि स्कूलों को सेशन लेना चाहिए, बच्चों पेरेंट्स का भी लेना चाहिए उनको, क्योंकि जितना नॉइस पॉल्यूशन स्कूल के बाहर होता है, जब स्कूल छूटता है और स्कूल लगता है, उतना नॉइस पॉल्यूशन कहीं नहीं होता। इसका मतलब कहीं ना कहीं जो अंदर पढ़ाया जा रहा है वो गलत है, ये है। और मैम अगर आपकी इजाजत हो तो कुछ उसके पानी के बारे में अगर थोड़ा सा मुझे कुछ कहना था। जी बिल्कुल बिल्कुल कहिए। ये नदियों की बात चली थी तो एक बताना चाहूंगा एक बात कि 2021 में आप जानती हैं कि नदियों का फ्लड प्लेन होता है, बाढ़ क्षेत्र 100 मीटर होता है नॉर्मली। 2021 में इरिगेशन डिपार्टमेंट ने गोमती नदी का जो फ्लड प्लेन है उसको घटा के चुपके से 50 मीटर कर दिया था। जी 100 मीटर से 50, मतलब जैसे कंस्ट्रक्शन कोई भी 100 मीटर तक तो हो नहीं सकता, उसके आगे भी नहीं हो सकता है, लेकिन 2021 में इरिगेशन डिपार्टमेंट ने जियो निकाल के, जिसके बारे में बहुत लोगों को पता नहीं चला, उन्होंने गोमती नदी का जो बाढ़ क्षेत्र है उसको 50 मीटर कर दिया। दूसरा, उन्होंने गोमती नदी को बरसाती नदी घोषित कर दिया। आप देखिए कितनी गलत बात है। जिस नदी को हमारे उसमें वेदों में आदि गंगा का नाम दिया, गंगा से भी पहले वो नदी थी, उस नदी को आप कह रहे हैं कि बरसाती नदी है। जिसकी हमने लड़ाई लड़ी 2023 में, हमने उसको रिवर्ट करवाया। ये तो इस तरह की चीजों पे सरकार को ध्यान देना चाहिए। दूसरा, एक जल जीवन, जो हम लखनऊ की अगर बात करें, शहरी इलाकों में यहाँ पे 40% खाली पेनिट्रेशन है जो आपके घरों में सप्लाई, वाटर सप्लाई जा रहा है। अभी 20 साल लगेंगे अगर हम वो करें। और जहां तक अपार्टमेंट्स का सवाल है, यहाँ के अपार्टमेंट्स 95% उसमें जो पानी भरने की जो प्रक्रिया है वो बिल्कुल लचर है। जी आलोक जी, संदीप जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आलोक जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और राधाकृष्ण जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी आपने जाना कि हम सड़क सुरक्षा और जल जीवन मिशन को अपनाकर कितनी अच्छी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे एक्सपर्ट्स ने दी। इसी के साथ आज का ये सेशन समाप्त होता है। थैंक यू सो मच निधि जी। सर, हम आपसे अनुरोध करेंगे कि 2 मिनट और अपना समय प्लीज स्टेज पर दें। थैंक यू सो मच हमारे गेस्ट को। कुछ आत्मसंकल्प करके आप बहुत सारी चीज़ों पे ध्यान दे करके जीवन बचा सकते हैं, केवल अपना ही नहीं दूसरों का। ये बहुत अच्छी बात कही आप सब लोगों ने। थैंक यू सो मच मिस्टर राधाकृष्ण त्रिपाठी जी, आलोक सिंह जी और संदीप पंकज जी। अब इसी कड़ी में मैं बुलाना चाहूँगी मनमोहन राय जी, एडिटर न्यूज़ 18 यूपी। प्लीज़ आप आकर के सर सबको सम्मानित करें। सब लोगों ने हमें बहुत ही अच्छी, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।